per individual employee, reduce the number of employees to 120 and increasing, reduce the number of employees to 120 and increasing the output per individual employee by 60%. The board intends to offer 1% increase on piece work rate of ₹1 per unit for every 2% increase in average individual output achieved. In order to sell the increased output, it will be necessary to decrease the selling price by 4%. Calculate extra weekly contribution resulting from the proposed change and evaluate the board's decision of introducing the change. सवाल क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से एक सजेशन आया है, अगर उस सजेशन को मान लिया जाए तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़िए, कैलकुलेट एक्स्ट्रा वीकली कंट्रीब्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोपोज्ड चेंज एंड इवेल्युएट द बोर्ड्स डिसीजन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द चेंज। तो आइए क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करते हैं। हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ extra weekly contribution, computation of extra weekly contribution due to the reason of the change, due to the reason of the change suggested by the board of directors, suggested by the board of directors. एक बार फिर से, हमारे सामने सिचुएशन क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक चेंज लाना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि वो चेंज इंट्रोड्यूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या हो गया सिस्टम ठीक? ठीक है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि आप लोग जाएं, आपकी मर्जी है, पर जो भी फैसला है जल्दी ले लीजिए। चलिए ठीक है, दो कॉलम्स बनाइएगा, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? प्रोपोज्ड वीकली सेल्स, प्रोपोज वीकली सेल से मेरा मतलब यह है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात मान ली जाए तो एक हफ्ते की सेल कितनी हो जाएगी? वैसे प्रेजेंटली एक हफ्ते की सेल कितनी है? क्वेश्चन पढ़ के बताइए। 6 लाख रुपए प्रेजेंटली एक हफ्ते की सेल है, 6 लाख रुपए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात मान ली जाए तो सेल कितनी हो जाएगी? अच्छा, एक काम करेगा, इसके नीचे ना आप एक लाइन की जगह जरूर छोड़ेगा, एक लाइन का स्पेस रखेगा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट तो माइनस करना पड़ेगा ना। अच्छा, जब आप कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो उसमें लिखेगा नंबर 1 है लेबर कॉस्ट, नंबर 1 है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के नीचे आप एक लाइन की जगह जरूर छोड़िएगा और लिखेगा नंबर 2 बैलेंस। लेबर कॉस्ट भी आपने लिखा और बैलेंस भी आपने लिखा। फिर हम क्या करेंगे? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे।
इसे माइनस करके अपने को क्या पता चल जाएगा? प्रोपोज्ड वीकली कंट्रीब्यूशन। आपने लिखा प्रोपोज्ड वीकली कंट्रीब्यूशन, इसमें से आप माइनस करेंगे प्रेजेंट वीकली कंट्रीब्यूशन। प्रेजेंट वीकली कंट्रीब्यूशन, वैसे प्रेजेंट वीकली कंट्रीब्यूशन है कितना? ओके, 2,40,000। आपने लिखा 2,40,000। तो अगर प्रोपोज्ड वीकली कंट्रीब्यूशन में से प्रेजेंट वीकली कंट्रीब्यूशन माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा। आप उस डिफरेंस को क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा वीकली कंट्रीब्यूशन। और यही तो आपसे सवाल पूछा गया है ना, एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे यही तो पूछा गया है कि बताइए एक्स्ट्रा वीकली कंट्रीब्यूशन कितना है। एक बार ये कैलकुलेट हो, उसके बाद ही हम कुछ कह सकेंगे कि भाई हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात माननी भी है या नहीं माननी है। चलिए, सिस्टम अपनी समझ में तो आ गया। लिखेगा नोट नंबर 1, पहला वर्किंग नोट बनाते हैं। पहले वर्किंग नोट की हेडिंग डालेगा वीकली आउटपुट। क्या लिखा आपने? वीकली आउटपुट, एक हफ्ते का आउटपुट। एट प्रेजेंट, ये तो आप बता ही सकते हैं वैसे, 48,000 यूनिट्स। अच्छा, ये भी तो क्वेश्चन में लिखा है कि प्रेजेंटली कितने वर्कर काम करते हैं। हाँ, तो ये हम ब्रैकेट में लिख ले 160 एम्प्लॉइज। तो एक एक एम्प्लॉय कितनी यूनिट बना रहे? 300 ना, 300 यूनिट्स पर एम्प्लॉय। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन हमारे सामने। मैं जानना ये चाहता हूं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात मान ली जाए तो प्रोपोज सिचुएशन के हिसाब से यूनिट्स कितनी बनेगी? पहली बात, अब एम्प्लॉइज 160 नहीं होंगे, अब एम्प्लॉइज कितने होंगे? 120। ठीक है ना? दूसरी बात, पहले अगर एक एक एम्प्लॉई 300 यूनिट बनाता था, क्वेश्चन कहता है अब एक एक एम्प्लॉई का आउटपुट बढ़ जाएगा 60%। तो 60% बढ़ाकर बताइए, 480 यूनिट्स पर एम्प्लॉय। अब 120 एम्प्लॉय आपके पास होंगे, एक एक एम्प्लॉय यूनिट बनाएगा 480। कितना हो गया वैसे? 57,600 यूनिट्स। 57,600 यूनिट्स। क्या ये बात सही? मैनेजमेंट का ना एक इरादा जाहिर हो गया, आप एम्प्लॉइज तो कम करना चाहते हैं लेकिन आप अपना आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं। पहले 160 एम्प्लॉइज से 48,000 यूनिट, अब 120 एम्प्लॉइज से 57,600 यूनिट। पर ज्यादा आउटपुट बेचोगे कैसे? ज्यादा आउटपुट बेचने का एक ही तरीका हम जानते हैं, सेलिंग प्राइस कम कर देते हैं। क्या इस बारे में क्वेश्चन में कहीं कुछ कहा गया? हाँ, तो आइए नोट नंबर 2 बनाते हैं। नोट नंबर 2 के ब्रैकेट्स में लिखेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट
नोट नंबर 2 लिखेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अच्छा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में पहले आप लिखिए एट प्रेजेंट। प्रेजेंट टोटल सेल्स कितनी है वैसे? 6 लाख रुपए। प्रेजेंटली आप टोटल यूनिट्स कितनी बेच रहे हैं? 48,000। तो प्रेजेंटली सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हुआ? ओके, 12.5। 12.5। क्या चाहते हैं आप फ्यूचर में? सेलिंग प्राइस का क्या करा जाए? 4% कम करा जाए। प्रोपोज्ड इज इक्वल टू ₹12.50 लेस 4%। कितना हुआ? ₹12। ओके, 12 रुपए। ठीक है ना? ये थोड़ी देर के लिए बंद कर दो पहले, फिर बाद में चला लेंगे। ओके, अब आप यहां अपने आंसर में आइए। 57,600 यूनिट्स। अब हमने हर हफ्ते यूनिट बेचनी है 57,600। एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस ₹12। बताओ अब सेल कितनी होने वाली? 6,91,200। ओके, 6,91,200। प्रेजेंट सेल कितनी है? 6 लाख रुपए। अब सेल कितनी हो जाएगी? 6,91,200। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेल में अच्छा खासा इंक्रीज है, पर आप सेल का इंक्रीज नहीं, कंट्रीब्यूशन करना चाहते। मेन कैलकुलेशन तो आपकी यही है ना। चलो वो कैलकुलेशन भी हो जाएगी। अब हमें क्या पता करना चाहिए? ये लेबर कॉस्ट। आओ लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। यूनिट्स हैं 57,600। ओके, यूनिट्स हैं 57,600। बस हमें यह पता चल जाए कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी होती है, इससे हमारा काम बन जाएगा ना। आइए नोट नंबर 3 बनाते, और नोट नंबर 3 के ब्रैकेट्स में लिखेगा लेबर कॉस्ट पर यूनिट। नोट नंबर 3 बनाइए और लिखिएगा लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रेजेंटली लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना? फिर से बताइए। ₹1। चलिए, आपने बताया कि प्रेजेंटली लेबर कॉस्ट पर यूनिट है ₹1। यह आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिला। अब आप ये बताइए फ्यूचर में लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? दोबारा बोलिए, फिर से बोलिए। ओके, क्वेश्चन में यह कहा गया है कि अगर वर्कर अपना आउटपुट 2% बढ़ा ले, अगर वर्कर अपना आउटपुट 2% बढ़ा ले तो हम लेबर का रेट 1% बढ़ा देंगे। पर वर्कर कहता है जी मैं तो अपना आउटपुट 60% बढ़ा रहा हूं, तो बताओ लेबर का रेट कितना बढ़ना चाहिए? उसका आधा, 30%, है कि नहीं? तो इसका मतलब लेबर कॉस्ट पर यूनिट होना चाहिए ₹1 प्लस 30%, दैट इज ₹1.30। ₹1.30। ₹1.30 हो जाना चाहिए ना। आप नीचे लिखिए वी आर गिवन दैट लेबर कॉस्ट पर यूनिट
is to be increased by 1%. Labor cost per unit is to be increased by 1% if individual output increases by 2%. If individual output increases by 2%, full stop. Since the individual output has increased by 60%, comma, the labor cost per unit has been increased by 30%. अब ये नोट एकदम परफेक्ट हो गया। तो ये 1 रुपए 30 पैसे की कैलकुलेशन आप पिक करिए और ये आप यहां पर लिखिए। हां जी, तो आपने बताया 74,880 74,880। अब सिर्फ एक कैलकुलेशन और चाहिए, और वो कौन सी कैलकुलेशन चाहिए? बैलेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो नोट नंबर 4 बनाया जाए और नोट नंबर 4 के ब्रैकेट्स में लिखा जाए, नोट नंबर 4 बनाया जाए, ब्रैकेट्स में लिखा जाए बैलेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नोट नंबर 4 बैलेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी लेबर कॉस्ट तो आप जानते हैं, लेबर के अलावा जो बाकी वेरिएबल कॉस्ट है आपको बताना है कि वो पर यूनिट कितनी है। अब ये कैसे पता करें? अब जैसे क्वेश्चन में प्रेजेंट सेल्स कितनी गिवन है? ₹6 लाख। आपने लिखा प्रेजेंट सेल्स ₹6 लाख। अच्छा, क्वेश्चन में प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन कितना गिवन है? 2,40,000। हां जी, आप प्रेजेंट सेल्स जानते हैं, आप प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन जानते हैं, फिर तो आप प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट भी जानते होंगे। ओके, आपने बताया प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन ₹3,60,000। अच्छा, फिर आप लिखिए प्रेजेंट आउटपुट। प्रेजेंट आउटपुट आप लिखिए 48,000 यूनिट्स। ओके, 48,000 यूनिट्स। फिर तो आप प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी बता सकते हैं। $3,60,000 डिवाइडेड बाय 48,000 कितना हुआ वैसे? 7.5। अच्छा, तो 7.5 रुपए क्या है? प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, प्रेजेंट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना है? प्रेजेंट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ये है 1 रुपया। तो वेरिएबल कॉस्ट आप जानते हैं, लेबर कॉस्ट आप जानते हैं, तो आप इन दोनों का डिफरेंस भी बता सकते हैं। प्रेजेंट बैलेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट,
7.5 minus 1. This is 6.5. ये तो क्वेश्चन ने कहा कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट अब 1 रुपया नहीं रहा, 1 रुपये 30 पैसे हो गया। ये तो क्वेश्चन ने कहा ना। पर लेबर के अलावा जो बाकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, जो पहले अगर 6.5 रुपए है, तो क्या ये फ्यूचर में भी 6.5 रुपए रहना चाहिए? तो आप लिखेंगे प्रोपोज्ड बैलेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आपने लिखा प्रोपोज्ड बैलेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू ₹6.50, ब्रैकेट्स में लिखेगा अनचेंज्ड। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इट शुड रिमेन सेम। 6.50 पर यूनिट, 3,74,400। ओके, आपने बताया 3,74,400। तो सेल्स में से आप दोनों वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, कंट्रीब्यूशन बताएं। 2,41,920। आपने लिखा 2,41,920। इसमें से माइनस करें प्रेजेंट वीकली कंट्रीब्यूशन, डिफरेंस 1,920, डिफरेंस 1,920। कैलकुलेशंस तो हो चुकी हैं, चलिए लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाए। चलिए लास्ट में कंक्लूजन की तरफ आइएगा। आपको आखिरकार यही तो बताना है ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात माननी है या नहीं माननी है। वैसे अगर आपका एक हफ्ते का कंट्रीब्यूशन 1,920 रुपए बढ़ जाए और साल में हफ्ते कितने होते हैं 52, तो क्या आप मुझे बताएंगे आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ रहा है? 99,840। ये तो लगभग 1 लाख रुपए की फिगर हो गई। अगर हमारा एक साल का प्रॉफिट लगभग लाख रुपए बढ़ता हो तो भला हमें क्या एतराज हो सकता? पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। अभी पहले जो मैं कह रहा हूं, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपका एक साल का प्रॉफिट लगभग 1 लाख रुपए बढ़ता हो तो हम क्यों मना करेंगे भला? लिखिए इस बात को, कंक्लूजन लिखे। कंक्लूजन में लिखेगा द एनुअल कंट्रीब्यूशन, कंक्लूजन में लिखेगा द एनुअल कंट्रीब्यूशन विल गेट इंक्रीज्ड, द एनुअल कंट्रीब्यूशन विल गेट इंक्रीज्ड बाय ₹99,840, 99,840। ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखेगा 1920 पर वीक मल्टीप्लाइड विद 52 वीक्स। ओके, फिर आप लिखेंगे हेंस इट इज रेकमेंडेड to adopt, it is recommended to adopt the change suggested by, it is recommended to adopt the change suggested by the board of directors, it is recommended to adopt the change suggested by the board of directors, full stop. However, before taking any final decision, it is advised
it is advised to consider the effect of depreciation. It is advised to consider the effect of depreciation on capital expenditure of rupees 1,60,000, जैसा क्वेश्चन में कहा गया। अगर आपको ऐसा लगता है जी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये आखिरी का पॉइंट इस कंटेक्स्ट में हमने बताया। एक बार फिर से मैं अपने पॉइंट को उठाना चाहूंगा। आप कहते हो कि आपकी हर साल की इनकम लाख रुपए बढ़ जाएगी, लगभग लाख रुपए, पर इस प्रोजेक्ट में हाथ डालने के लिए 1,60,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना जरूरी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है। मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी, तो मशीन की कोई इफेक्टिव लाइफ होगी, जैसे 5 साल। अगर उसकी लाइफ 5 साल है भी, तो 1 साल का डेप्रीसिएशन कितना बनता है? 32,000 रुपए। तो क्या 32,000 का डेप्रीसिएशन आप एब्जॉर्ब कर लेंगे? जवाब है हां। लाख रुपए की इनकम काफी सफिशिएंट है। पर अगर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाता हूं, मैं लाइफ को मान लेता हूं 2 साल, तो हर साल का डेप्रीसिएशन 80,000। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तब भी तैयार हूं। इसका मतलब मैं इस डेप्रीसिएशन को भी एब्जॉर्ब करने को तैयार हूं। पर अगर आपको नहीं जी हम तो लाइफ मानेंगे 1 साल, हम कहेंगे जी ये तो जबरदस्ती है भाई, ये तो आप जबरदस्ती ना करवाना चाहते। और अगर किसी एसेट की लाइफ 1 साल है, तो फिर आप उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते क्यों है? फिर आप उसका नाम ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाल दीजिए। तो मेरे ख्याल से आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाइड नहीं। अच्छा, ये बात तो होता है ना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं, तो फिर हमारा जवाब कौन सा क्लियर है? अनक्लियर क्वेश्चन का अनक्लियर आंसर। हमारी लास्ट लाइन क्या है? बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन इट इज रेकमेंडेड टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ डेप्रीसिएशन। ओके, तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। पर मुझे लगता है कि 99.99% चांस इस बात का है कि इसका आंसर पॉजिटिव ही होगा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिकमेंडेशन मान लिया जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हुआ हमारी तरफ से। बढ़िया क्वेश्चन था, काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन रहा ये। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। सही बात है ना? बस इन 2 क्वेश्चंस के करने के साथ ही लेबर कॉस्ट का चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो आइए हेडिंग डालिए। ये जो 2 क्वेश्चन हैं, ये जिस कंसेप्ट से रिलेटेड है, पहले आपको उसकी हेडिंग डालनी होगी। हेडिंग है लेबर टर्नओवर रेशियो। लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, हेडिंग डालेगा लेबर टर्नओवर रेशियो। वैसे हमने एक क्लास में लेबर टर्नओवर तो पढ़ा ही था ना, और उसके वो 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी करे थे। अच्छा, लेबर टर्नओवर पढ़ना एक बात है, लेबर टर्नओवर रेशियो पढ़ना दूसरी बात है। ठीक वैसे ही जैसे मैं कहूं जी नेट प्रॉफिट पढ़ना एक बात है और नेट प्रॉफिट रेशियो पढ़ना दूसरी बात है। नेट प्रॉफिट तो आपने 11th क्लास में पढ़ लिया था, पर नेट प्रॉफिट रेशियो आपने कब पढ़ा था? 12th क्लास। 2 अलग अलग मैटर है ना आखिरकार, तो इसलिए इन दोनों को आपस में मिलाना नहीं चाहिए। तो अगर कोई बिजनेसमैन ये कहता फिरे कि जी मेरे बिजनेस में ना लेबर टर्नओवर की 5% प्रॉब्लम है, तो हम उसे जानना चाहेंगे ये 5% आपने कैसे कैलकुलेट करा भाई? लेबर टर्नओवर हम समझते हैं, पर ये बात परसेंटेज में कैसे कही जाती है? तो आइए इस बात को हम लिख लेते हैं। और मैं ये भी बता दूं, ये इस चैप्टर का सबसे आसान कंसेप्ट और सबसे आखिर में ही आया। लिखेगा, राइट डाउन। When the problem of labor turnover, when
द प्रॉब्लम ऑफ लेबर टर्नओवर is expressed in terms of percentage. When the problem of labor turnover is expressed in terms of percentage, comma, such calculation is technically known as labor turnover ratio. Such calculation is technically known as labor turnover ratio. तो लेबर टर्नओवर रेशियो का मतलब कि लेबर टर्नओवर की प्रॉब्लम को अगर परसेंटेज में कहा जाए तो उसे लेबर टर्नओवर रेशियो कहते हैं। जैसे आपने कितना नेट प्रॉफिट कमाया, अगर इसको परसेंटेज में कहा जाए तो उसे नेट प्रॉफिट रेशियो कहते हैं। अब आगे लिखेगा, it is to be computed in the following manner. It is to be computed in the following manner. It is to be computed in the following manner. देखिए, इसे कैलकुलेट करने के हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं। पहले तरीके को कहा गया है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड के हिसाब से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लेबर टर्नओवर की प्रॉब्लम का परसेंटेज क्या है, तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड क्या लिखा आपने? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड मल्टीप्लाइड विद 100। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड का मतलब जो एम्प्लॉइज आपसे सेपरेट हो गए, या यूं कहें जो या तो खुद नौकरी छोड़कर चले गए या जिनको हमने काम से निकाल दिया, रीजन कुछ भी क्यों ना हो, अब वो हमारे साथ नहीं है, यानी वो हमसे सेपरेट हो चुके हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि इतने एम्प्लॉइज सेपरेट हो गए, इतने एम्प्लॉइज टोटल होते हैं, एवरेज बेसिस पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 5, 6, 7, 8% आंसर आ ही जाएगा। तो हम कहेंगे हाजी हमारे बिजनेस में लेबर टर्नओवर की प्रॉब्लम कितनी है, वही 5, 6, 7, 8%, कोई ना कोई परसेंटेज आएगा। तो सेपरेशन मेथड के हिसाब से अगर ये फार्मूला लगाया जाए तो लेबर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करी जा सकती है। एक दूसरा मेथड है, इनफैक्ट टोटल 3 मेथड है। दूसरे मेथड का नाम है रिप्लेसमेंट मेथड। दूसरे मेथड का नाम है रिप्लेसमेंट मेथड। इस मेथड में यह कहा गया है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय average number of employees and to be multiplied with 100। हाँ जी, अच्छा पिछली कैलकुलेशन में वापस जाते, मान लीजिए ऐसे टोटल 50 एम्प्लॉई हैं जो काम छोड़कर चले गए, यानी 50 एम्प्लॉइज है सेपरेटेड। तो अगर 50 वर्कर चले गए तो हमें उनके बदले नए वर्कर तो रखने ही थे ना। मान लीजिए हमने नए वर्कर रखे 40, तो 40 को हम क्या नाम दें? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड। सेकंड मेथड कहता है कि आपकी प्रॉब्लम वो वर्कर नहीं है जो छोड़कर चले गए, आपकी प्रॉब्लम वो वर्कर है
जो वापस नहीं रखे गए। क्यों? बाकी 10 वर्कर हमारी प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि आप उन वर्कर्स को खुद ही निकालना चाहते थे। आप बाकी 10 वर्कर रखना ही नहीं चाहते। मान लीजिए हम एक वर्कर से तंग है, हम चाहते हैं निकल ही जाए तो अच्छा है। तो जो वर्कर्स आप खुद चाहते हो निकल जाए, क्या आप उसको प्रॉब्लम कह रहे हो? वो प्रॉब्लम कैसे भाई? मान लीजिए हम किसी से पीछा छुड़ाना चाहते, तो क्या हम उसको प्रॉब्लम कहेंगे? मतलब आप इसको किसी दूसरे डायरेक्शन पे मत ले जाइए। मैं ऐसे जनरली एक बात कहता हूं, हम किसी से तंग हैं और हम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, है कि नहीं? पीछा छूट गया, अब बताओ इसमें काहे की समस्या? समस्या तो तब है ना जब उसके बदले एक रिप्लेसमेंट करना हो। रिप्लेसमेंट एक समस्या हो सकती है कि नहीं? पिंड छुड़ाना ये तो समस्या नहीं ना, पिंड छुड़ाना यानी पीछा छुड़ाना। क्या ये बात सही? तो इसीलिए पीछा छूटा, अच्छा हुआ, ये समस्या नहीं है। नया ढूंढना पड़ेगा, ये एक समस्या है। ठीक है ना? खैर चलिए, मैंने आपको 2 मेथड तो बता दी। तीसरे मेथड का नाम है फ्लक्स मेथड। देखिए, मैं आपको इस मेथड का फार्मूला तो बता दूंगा, लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूं कि इस फार्मूले का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं। फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, किताबों में लिखा हुआ है, पर इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं। आप देख लीजिए फार्मूला। फार्मूला है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस number of employees separated plus number of employees joined। आपने लिखा number of employees separated plus number of employees joined। एक्चुअली लाख कोशिश कर लीजिए, आपको इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कि सेपरेटेड और जॉइंट एम्प्लॉइज कैसे ऐड करे जा सकते हैं और किस लॉजिक से ऐड करे जाए। पर किताबों में यह है कि सेपरेटेड एम्प्लॉइज और जॉइंट एम्प्लॉइज का टोटल किया गया, गेट इट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एंड गेट इट मल्टीप्लाइड विद 100। ये 3 मेथड है। इन तीनों मेथड के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा और हर एक का हमने नाम डाला है, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। तो आप एक काम करिएगा, 2 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को फटाफट करते हैं, फिर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। हाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज ऑन पेज नंबर 7.6। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 25। The cost accountant of Y Limited has computed labor turnover rate for quarter ended on 31st March 2011 as 10%, 3% and 5% respectively under flux method, replacement method and separation method. If the number of workers replaced during that quarter is 30, find out the number of number 1 workers joined and number 2 workers left and discharged। अच्छा, left and discharged का मतलब separated, left and discharged यानी जो खुद चले गए या जिनको हमने नौकरी से निकाल दिया। तो जो separated है उसका मतलब है left and discharged। चलिए आइए इस क्वेश्चन का आंसर शुरू करते। क्या प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना है? आपको जैसे लिखेगा लेबर टर्नओवर रेशियो, आपने लिखा लेबर टर्नओवर रेशियो, ब्रैकेट्स में लिखेगा रिप्लेसमेंट मेथड इज इक्वल टू लेबर टर्नओवर रेशियो, ब्रैकेट्स में आपने लिखा रिप्लेसमेंट मेथड इज इक्वल टू
फार्मूला लिखेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड विद 100. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड विद 100. फार्मूला लिखा आप लोगों ने. हां, तो क्वेश्चन में रेशो कितनी गिवन है पहले ये बताइए. 3%. रेशो गिवन है 3%. तो आप लिखेंगे 3 और जो उधर 100 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इधर ले आइए, 3/100 इज इक्वल टू, क्वेश्चन पढ़िए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड बताइए, फिर से बताइए, 30. ठीक है ना. तो क्या आप मुझे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बता सकते हैं? 1000. एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1000. चलिए, आपने क्या करा, रिप्लेसमेंट मेथड की रेशो के हिसाब से कम आपने एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो बताया. अब क्या करें, लेबर टर्नओवर रेशियो ब्रैकेट में सेपरेशन मेथड, लेबर टर्नओवर रेशियो ब्रैकेट में सेपरेशन मेथड. हां, इसका क्या फॉर्मूला लिखा जाए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड. मैं फिर से कहूंगा, सेपरेटेड का मतलब है लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड विद 100. ओके. हां, तो आप मुझे बताइए, इस मेथड के हिसाब से रेशो कितनी गिवन है? 5%. लिखेगा 5%. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड आप कैलकुलेट करना चाहते, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपने अभी अभी कैलकुलेट किया है 1000 एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज. हाँ जी, आप इस सिचुएशन को सॉल्व करिए और मुझे बताइए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड. कितना बताया आपने? 50. और मैं फिर कहूंगा, सेपरेटेड एम्प्लॉय यानी लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड. सेपरेटेड एम्प्लॉय यानी लेफ्ट एंड डिस्चार्ज. क्वेश्चन की कोई और रिक्वायरमेंट है? क्वेश्चन क्या जानना चाहता है? नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइंट. तो मेरे ख्याल से फ्लक्स मेथड से इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब आप लिखेंगे लेबर टर्नओवर रेशियो फ्लक्स मेथड. फ्लक्स मेथड के हिसाब से अब आंसर दिया जाए. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जॉइंट divided by average number of employees
एंड मल्टीप्लाइड विथ 100। क्या रेशियो गिवन है? 10%। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड आपने कैलकुलेट करे हैं 50 प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जॉइंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1000। करिए इसको सॉल्व करिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जॉइंट 50। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जॉइंट 50। हाँ जी, आसान सा कंसेप्ट था, कोई ज्यादा मुश्किल तो इसमें कुछ था ही नहीं। बस अब हमने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करना है और वो है क्वेश्चन नंबर 26। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेशियो या लेबर टर्नओवर रेट, एक ही बात है। पहले आपको क्या गिवन है? नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 1 जनवरी 2000 और उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 31 दिसंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, तो दोनों का आप एवरेज बता सकते हैं। और कितना एवरेज आएगा? 8000। तो ये बताना कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर्स लेफ्ट, 320 वर्कर्स डिस्चार्ज्ड। तो कितने वर्कर्स सेपरेटेड हो गए? 80 प्लस 320 400। ओके, 400 ना। आगे पढ़िए। 1500 वर्कर्स वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर। ऑफ दीज 300 वर्कर्स वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ, क्या लिखा है? ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लेगा। ये है एग्जिट्स, EXITS। इसका मतलब 300 वर्कर आपने नौकरी पर क्यों रखे? क्योंकि पुराने छोड़कर गए थे। तो पुराने छोड़कर गए इसलिए नए वर्कर रखने पड़ गए। इसको तो हम लोग कहते हैं रिप्लेस्ड। तो 300 वर्कर्स हैं रिप्लेस्ड और बाकी वर्कर्स आपने क्यों रखे? एक्सपेंशन प्लान की वजह से। ठीक बात है। चलिए आइए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं फिर। तो पहली रेशियो कौन सी कैलकुलेट करी जाए? लेबर टर्नओवर रेशियो। क्या लिखेंगे आप? सेपरेशन मेथड। आपने लिखा लेबर टर्नओवर रेशियो, आपने लिखा सेपरेशन मेथड। फार्मूला लिखेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड मल्टीप्लाइड विद 100 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ जी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड विथ 100। हाँ जी, तो क्या आप मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड बताएंगे? 400 एम्प्लॉइज। ओके, एवरेज एम्प्लॉइज बताएं। 8000। परसेंटेज में अपनी बात कहें 5%। इसका मतलब 5% वर्कर्स ऐसे हैं जो साल भर में आपसे अलग हो गए। 5% वर्कर ऐसे हैं जो साल भर में आपसे अलग हो गए। ठीक है ना। ये आपने एक रेशियो कैलकुलेट कर ली। अब आप कैलकुलेट करिएगा लेबर टर्नओवर रेशियो रिप्लेसमेंट मेथड। आप कैलकुलेट करें लेबर टर्नओवर रेशियो रिप्लेसमेंट मेथड। फार्मूला लिखिएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज
replaced divided by average number of employees multiplied with 100. Number of employees replaced divided by average number of employees multiplied with 100. एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो हैं 8000. ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड बताएं. 300. परसेंटेज बताएं. ओके, 3.75%. आपने बताया 3.75%. लास्ट कैलकुलेशन, लेबर टर्नओवर रेशियो ब्रैकेट्स में लिखिएगा. फ्लक्स मेथड. आपने लिखा लेबर टर्नओवर रेशियो, फ्लक्स मेथड, number of employees separated plus number of employees joined divided by average number of employees and get it multiplied with 100. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड कितना लिखा जाए? 400. ओके, आपने लिखा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड 400. अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्वाइंट कितना लिखा जाए? 1500. 1500. एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना लिखा जाए? 8000. अपनी बात को परसेंटेज में कहें, 23.75%. ओके, 23.75%. हाँ जी, अब मेरी तरफ से ये चैप्टर हुआ कंप्लीट. हाँ, कम से कम इस क्वेश्चन में तो तीनों मेथड से निकालना ही था हमको. हाँ, तो लेबर कॉस्ट का चैप्टर हुआ कंप्लीट. अब हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर रह गए? एक ओवरहेड्स, इसमें काफी टाइम लगेगा. फिर जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. और उसके बाद है प्रोसेस. तो 3 चैप्टर्स अभी हमारे बचे हुए. चलिए आइए शुरू करते हैं. हेडिंग डालेगा ओवरहेड्स. हेडिंग डालेगा ओवरहेड्स. और पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की लिस्ट बना लें. चलिए पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेते हैं. हां जी, चैप्टर का नाम है ओवरहेड्स. ओवरहेड्स का दूसरा नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. लिखेगा लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइएगा. ओके, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. 3 कॉलम बनाइए. पहले कॉलम की हेडिंग पर्टिकुलर्स. 3 कॉलम बनाइए. पहले कॉलम की हेडिंग पर्टिकुलर्स, दूसरे की हेडिंग मेन क्वेश्चन, तीसरे की हेडिंग रिविजनरी क्वेश्चन. हां जी, आपने लिखा पर्टिकुलर्स, मेन क्वेश्चंस एंड रिविजनरी क्वेश्चंस. पर्टिकुलर्स में लिखिएगा नंबर 1. नंबर 1 लिखिएगा. नंबर 1 लिखिएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स.
पर्टिकुलर्स में नंबर 1, पहली कैटेगरी का नाम है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स। मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। रिविजनरी क्वेश्चन, रिविजनरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7 and also question number 14 to question number 17. Question number 2 to question number 7 and also question number 14 to question number 17. रिविजनरी क्वेश्चन है थोड़े ज्यादा लेकिन है बड़े सिंपल से। कैटेगरी नंबर 2 लिखेगा। कैटेगरी नंबर 2 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स। मेन क्वेश्चन सिर्फ एक है, क्वेश्चन नंबर 5, और रिविजनरी क्वेश्चन भी सिर्फ एक है, क्वेश्चन नंबर 1। मेन क्वेश्चन नंबर 5, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 1। कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 3 है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट, आप इसे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कह सकते हैं। जैसे मटेरियल में ईओक्यू, लेबर में फार्मूला ओरिएंटेड स्कीम्स, ओवरहेड्स में मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट के मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 14। रिविजनरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 23। 18 टू 23, यह है कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 4 लिखेगा। कैटेगरी नंबर 4 है कैटेगरी नंबर 4 है टू टीयर TIER, टू टीयर मशीन आवर रेट। टू टीयर मशीन आवर रेट। मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 16। रिविजनरी क्वेश्चन 27। यह है कैटेगरी नंबर 4। कैटेगरी नंबर 5 लिखेगा। कैटेगरी नंबर 5 है लेबर आवर रेट। कैटेगरी नंबर 5 लिखेगा लेबर आवर रेट। मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। 17, 18, 19 इसका कोई रिविजनरी क्वेश्चन नहीं। कैटेगरी नंबर 6 लिखेगा कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। 20, 21 एंड 22 रिविजनरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 24, 28 एंड 30। 30। यह आपने लिखा कैटेगरी नंबर 6। कैटेगरी नंबर 7 लिखेगा। कैटेगरी नंबर 7 है अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी। अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स।
मेन क्वेश्चन लिखेगा क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन नंबर 29, 23 टू 29 रिविजनरी क्वेश्चन लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 25, 26 एंड 29। कैटेगरी नंबर 8 है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इससे रिलेटेड 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32। 30, 31 एंड 32 और कोई रिविजनरी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं। लास्ट कैटेगरी लिखेगा कैटेगरी नंबर 9। कैटेगरी नंबर 9 है वेरियस कैपेसिटीज। वेरियस कैपेसिटीज, मेन क्वेश्चन नंबर 33, मेन क्वेश्चन नंबर 33 और इससे रिलेटेड कोई रिविजनरी क्वेश्चन नहीं। तो क्वेश्चंस की लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं अच्छी खासी कैटेगरीज हैं इसके अंदर और ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपको ओवरहेड्स के चैप्टर में काफी टाइम लगने वाला है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। लिखेगा कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1। चलिए कंसेप्ट नंबर 1 के ब्रैकेट्स में लिखेगा लेबर आवर रेट। आज की क्लास में जितना टाइम हमारे पास है उसमें हम एक सिंपल सा कंसेप्ट शुरू करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है लेबर आवर रेट और इससे रिलेटेड हमारे पास 3 क्वेश्चन भी हैं। 3 क्वेश्चन कौन से हैं? 17, 18 और 19 और इसका कोई रिविजनरी क्वेश्चन नहीं और ये बड़े आराम से आज की क्लास में निपट जाएगा। जो भी डिफिकल्ट पोर्शन होगा वो अगली क्लास से ही होगा। आगे सिंपल सा कंसेप्ट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 इससे रिलेटेड है। लिखना शुरू करिए, राइट डाउन। देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज, देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज वेयर मैनुअल वर्क, where manual work is more important, manual work is more important than machines. Where manual work is more important than machines, मतलब वर्कर है इस बात की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। भले ही मशीन इस्तेमाल होती होगी पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जी, मशीन की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है लेकिन अगर वर्कर की इंपॉर्टेंस मशीन से ज्यादा है तो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। मैं कहता हूं आपका एग्जांपल ले लेते हैं। आप भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हुए आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते होंगे लेकिन फिर भी आपकी अहमियत ज्यादा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाद में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे होपफुली, मतलब ऐसी मुझे उम्मीद है। आखिरकार मैंने अच्छी ही बात कही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, उसके बाद हो सकता है आप मशीनें, अब कंप्यूटर पे काम करेंगे लेकिन कंप्यूटर से ज्यादा आपकी अहमियत है कि नहीं। डॉक्टर जो है वो भी बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है लेकिन इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा डॉक्टर की अहमियत है। ऐसी इंडस्ट्रीज की कोई कमी नहीं है जहां वर्कर की इंपॉर्टेंस मशीन से ज्यादा है। लिखेगा in case of these industries, in
in case of these industries, comma, it is recommended to recover factory overheads from the customers on the basis of labor hours. ठीक है ना, हम यही आपको एडवाइस करेंगे, आप लेबर आवर्स का बेस डेवलप करें। किस बात के लिए? कस्टमर से फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर करने के लिए। लिखेगा therefore we compute labor hour rate in the following manner. तो आप लिखिएगा लेबर आवर रेट इज इक्वल टू टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स।